वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए एक और नया वीडियो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हमें जो है उन मेटल के नाम देने हैं जिनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फीचर उसमें होना चाहिए। ठीक है, मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, वो है मरकरी। ठीक है, पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। मेटल दैट कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, जिसको हम ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू से इजीली काट सकते हैं, वो है सोडियम। ठीक है, हम जानते हैं मेटल जो होता है जैसे लोहा है, जो भी और मेटल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, उनको हम चाकू से इजीली नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इसको सोडियम को हम इजीली कट कर सकते हैं। मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर। एंड मेटल दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड है जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो आपको जो है मेलिएबल और डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल इसका आपको अर्थ बताना है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मेलिएबल, यानी ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिसको कि हम पीट कर पतली शीट या चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम मेलिएबल सब्सटेंस कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हम उनको पतली पतली शीट्स में, चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेटल्स आर मेलिएबल सब्सटेंसेस। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल, ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, उनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सिल्वर की फॉइल देखी होगी जो मिठाइयों पर लगाते हैं, वो भी एक पतली सी उसकी शीट है। ठीक है, सोचो इसको इतना पतला कर सकते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल्स। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको कि हम खींच कर पतले वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम डक्टाइल कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके हम तार बना सकते हैं, लोहे के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं। मीन्स मेटल की क्वालिटी है कि वो डक्टाइल भी होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं। मेलिएबल मीन्स जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स जिसको हम तार बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेज व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन कहता है कि भाई सोडियम को हम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो sodium is highly reactive metal and it combines with moisture present in the air and catches fire। ठीक है, तो सोडियम जो है वो काफी रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होती है, हवा में जो पानी होता है, उसको कैच कर लेता है, उससे कंबाइन हो जाता है। ठीक है ना, और आग पकड़ लेता है अगर हम उसको खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। Therefore, to prevent accidental fires, it is kept immersed in kerosene oil। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो है एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, ऐसी आग ना लग जाए, उससे बचाने के लिए हम सोडियम को लेबोरेटरीज वगैरह में जो है हम उसको केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम के जो पार्टिकल्स होंगे या टुकड़े होंगे, उनको हम उस पर पानी की जरा सी भी एक बूंद भी हम नहीं लगाएंगे, वरना वो ब्लास्ट करेगा। ठीक है, छोटा सा ब्लास्ट हो सकता है लेकिन वो मतलब आग पकड़ लेगा। ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन सेज राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, तो हमको आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम से क्या रिएक्शन होती है उसका इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से और पोटेशियम की रिएक्शन भी वाटर से, हमको इसका एक केमिकल इक्वेशन देना है। ठीक है, तो देखिए आयरन जो होता है वो Fe होता है,
स्टीम है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर गैस मेंशन किया है। इससे रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है। ये इसका कंप्लीट जो है केमिकल इक्वेशन है। कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलती है। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम के रिएक्शन वाटर से, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशंस हैं। नाउ क्वेश्चन कहता है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD ABCD were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follows. देखिए मेटल ABCD है, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इनमें हमको जो है इन मेटल ABCD को हमको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मेटल A जो है वो आयरन सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये टेबल गिवन है और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल के बेस पर use the table above to the answer the following questions about metals ABCD। अब आपको ABCD के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो मेटल्स हैं उनके लिए आपको आंसर देने हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। Which is the most reactive metal? What would you observe when B is added to a solution of copper sulfate? Arrange the metals A, B, C, D in the decreasing order of reactivity। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस टेबल को देख करके आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें होगा बी, ठीक है। हमारे पास में मेटल ABCD है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल बी है, ठीक है। When metal B is added to copper sulfate solution, it displaces copper from its solution। जब B को हम कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, कॉपर को वो वहां से हटा देगा। अब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से इसका एक ऑर्डर है PACD, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। Now question fourth says which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal। कोई रिएक्टिव मेटल है उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है आयरन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो पहले हम आंसर दे देते हैं। Hydrogen gas is produced when dilute hydrochloric acid react with a reactive metal। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये है कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। आयरन जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। What would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? जब जिंक को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है वो हमें बताना है। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो भी हमें लिखना है। देखिए when zinc is added to solution of iron sulfate, it will displace आयरन फ्रॉम इट्स एक्वेस सॉल्यूशन। तो जिंक क्या करेगा, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है इसका इक्वेशन हम लिख देंगे इस तरीके से। जिंक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से Fe को जो है वो बाहर निकाल देता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये Fe जो है वो अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है।
Now the first question says write electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, और आपको बताना है कि इन कंपाउंड्स में यानी Na2O और MgO में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखिए, तो सोडियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें जो है इसका लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको शो करना होता है डॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने लिखा है सोडियम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने उस पर एक डॉट लगा दिया है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 286। ठीक है, 286। तो आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। ठीक है, डॉट के फॉर्म में। और मैग्नीशियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में शो कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अब है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जो है Na2O यानी कि सोडियम के एटम 2 हैं, 2 एटम सोडियम के ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये कब जुड़ेंगे, यहाँ पर सोडियम के जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देंगे। ठीक है, तो सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उस पर जो है माइनस के 2 चार्ज इस पर आ जाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे सोडियम के 2 एटम थे। ठीक है, तो अब ये 2 आयन बन गए हैं Na+, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से MgO। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन को 2 एटम ट्रांसफर कर देता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो है 2 प्लस चार्ज आ जाता है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इस तरीके से MgO का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। थर्ड है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। देखिए, sodium ion and oxygen ion in Na2O and magnesium ion and oxygen ion present in MgO। ओके, तो ये आयन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सोडियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन, और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन। ठीक है, क्वेश्चन सेज व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, यानी कि वो बहुत देर से पिघलते हैं जब गर्म करते हैं तो। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑपोजिट चार्ज आयंस। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज आयन से बनते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। सो दीज कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनमें जो है बहुत ही मजबूत वैद्युत आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है ना, बिकॉज वो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना, ऑपोजिट आयंस होते हैं वो, नेगेटिव और पॉजिटिव। देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस। तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है ना, तो सिंपल सा एक इसमें रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज से मिलकर बने होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से, और ऑपोजिट चार्ज होने के कारण से उन आयंस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं।
So our first question says define the terms mineral, ore and gangue। ठीक है, तो हमें mineral, ore और gangue को define करना है। So minerals, most of the elements occur in nature as compounds and they have fixed chemical composition, they are called minerals। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में हमको कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, जिनका की केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिक्स होता है, और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिनरल्स, जिससे कि हम वो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और द मिनरल फ्रॉम विच इज अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली इज कॉल्ड ओर। ओर क्या होते हैं? ओर मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल होते हैं जिससे कि हम बहुत ही कम खर्चे पर आसानी से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी मेटल हम उसमें से निकाल सकते हैं, खर्चा भी कम आता है और इजीली भी जो है हम उसमें से निकाल सकते हैं, तो ऐसे मिनरल को ओर कहते हैं। ठीक है, नाउ गैंग, द इम्प्योरिटी ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज गैंग। ओर में जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये जो अशुद्धियां होती हैं इनको हम गैंग कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल, ओर एंड गैंग। क्वेश्चन सेज नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। हमें उन दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में मिलते हैं। वो है गोल्ड एंड सिल्वर। यानी गोल्ड और सिल्वर आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएगा, वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होते हैं, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide। कोई मेटल ऑक्साइड है, उससे हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को बाहर निकालना है, तो क्या प्रोसेस काम आता है? देखिए, रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। रिडक्शन उस प्रोसेस का नाम है, यानी अपचयन। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका हम अपचयन करते हैं। ठीक है, in this process metal oxides are reduced by using a suitable reducing agent। हम कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं जिससे कि वो उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देता है और मेटल अलग बच जाता है, जैसे कि कार्बन। ठीक है, और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स, या तो कार्बन होता है मोस्टली उसमें रिड्यूसिंग एजेंट, या जो मेटल हम निकाल रहे हैं उससे भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हो सकता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू जो है ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, our first question says metal oxide of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हम कुछ मेटल के साथ में गर्म करते हैं, जो कि अभी आपको टेबल में दिए जाएंगे। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपको बताना है कि किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखिए मेटल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये मेटल हैं जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है ना, तो हमें इनको गर्म करना है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ गर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ गर्म करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये आपको टेबल में दिया जा रहा है। जिंक ऑक्साइड जब जिंक से रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट नेचुरल है क्योंकि दोनों में जिंक हो गया तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, लेकिन जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम से होती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम के साथ में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो है इसका बेस जो है वो है
कौन मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, उसके बेस पर यहाँ पर हमको बताना है कि किन के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप जरूर जरूर कमेंट करिए। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हिच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, यानी ऐसे मेटल बताइए जिन पर जंग नहीं लगता है या कोरोजन नहीं होता है। ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है ना। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इजीली कोरोड नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते हैं, बिकॉज ये किसी भी अदर जो है एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से या ठीक है ना उससे रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए कोरोजन भी नहीं होता है। Now the third question says what are alloys? मिश्र धातु क्या होते हैं? An alloy is a homogeneous solid solution of one metal with one or more metals or non-metals. ठीक है। alloy क्या होता है? एक homogeneous समांगी विलयन होता है, वो भी कैसा? ठोस सॉलिड सॉल्यूशन होता है। किसका? दो मेटल हो सकते हैं, तीन मेटल हो सकते हैं, एक मेटल नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक फिक्स इनका जो है कॉम्पोजिशन होता है, परसेंटेज होता है और एक होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है जिसको कि हम अलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है। पीतल और कांसा जो है जैसे, ठीक है, जैसे देखिए ब्रास जो है उसमें 66% कॉपर होता है और 34% जिंक होता है, दोनों ही मेटल है। ब्रॉन्ज जो है उसमें कॉपर है और टिन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनमें जो है दो अलग अलग मेटल हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे एलॉयज मिल जाएंगे जिसमें दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं या मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं मिश्र धातु यानी अलॉय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10 साइंस का, उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं और जो इसके अलावा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, तो इसमें से आपको ये बताना है इन चारों में से कि कौन सा पेयर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है। तो इसका आंसर है डी, जिसमें AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है। तो फिर जो ये तीन जो अलग ऑप्शन है उनमें क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। बट यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर मेटल है और यहाँ पर है सोडियम। ठीक है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर है मेटल Fe और सिल्वर है तो जो सिल्वर है जो वो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर एक हाईली रिएक्टिव मेटल है इसीलिए वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Second question, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? एक हमारे पास में आयरन फ्राइंग पैन है, ठीक है, जिसमें हम जो है खाना पकाते हैं, कुछ भी चीजें, ठीक, खाने पीने की, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मेथड हम काम में लेने वाले हैं? तो करेक्ट आंसर है सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है। अब अप्लाइंग ग्रीस, तो हम जो है फ्राइंग पैन में ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना, पेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसमें ग्रीस और पेंट को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सेज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है, ठीक है, जो आपको ये ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है।
दिस कंपाउंड इज ऑल्सो soluble इन वाटर। ये जो कंपाउंड होता है वो वाटर में soluble होता है। तो वो एलिमेंट एक्स जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा सी है, ठीक है, कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कैल्शियम ऑक्साइड वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व उसमें हो जाता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। नाउ फूड केन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। जो फूड केन्स होते हैं जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर से कोटिंग टिन की होती है, जिंक की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो इसमें से हम देखते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक से क्यों नहीं करते हैं? जिंक से इसलिए नहीं करते हैं कि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर अंदर की कोटिंग जो है वो जिंक की होगी तो वो खाने पीने की चीजों के साथ में वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जो फूड केन्स होते हैं उनके अंदर की कोटिंग टिन से होती है। देखिए, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। ये आपको दे दिया, हथौड़ा दे दिया, बैटरी दे दी, बल्ब दे दिया, कुछ तार दे दिया और स्विच दे दिया, ठीक है। ये तो आपको कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब ये कहता है हाउ वुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आप इनका यूज करके किस तरह से पता करेंगे कि भाई कौन सा सैंपल आपको जो दिया गया है वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। यानी आपको कुछ सैंपल दिए जाएंगे मेटल और नॉन मेटल के। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीट द सैंपल विथ हैमर। अब हमको हथौड़ा दिया गया था तो हम हैमर से उसको बीट करते हैं, उसको पीटते हैं। इफ इट डज नॉट ब्रेक, अगर वो टूटता नहीं है, एंड चेंज इनटू शीट, और वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, पतली चादर बन जाती है, इट इज अ मेटल। तो वो जो सैंपल है वो क्या है, मेटल। लेकिन अगर मान लीजिए इफ ब्रेक्स ऑन हैमरिंग, इट इज नॉन मेटल। अगर मान लो वो हैमर से, हथौड़े से पीटने पर वो टूट जाता है तो वो नॉन मेटल है। तो ये तो एक इजी मेथड हो गया मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने का। नाउ अब देखिए, अब हमको इसके अलावा बैटरी है, बल्ब है, वायर है और स्विच है, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच टू सेट अप अ सर्किट। हम इनको मिलाकर के एक सीरीज में सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। विद द सैंपल, सैंपल यानी कि जो आपको मेटल और नॉन मेटल है हमको मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो सैंपल है उनको हम जो है बारी बारी से यूज करते जाएंगे। इफ द सैंपल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज मेटल। तो आप जानते हैं कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, फिर भी वो करंट को पास करेगा, कैसा भी मेटल हो वो करंट को पास करेगा, ठीक है। तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि जो सैंपल हमको गिवन है वो मेटल है। इफ बल्ब डज नॉट ग्लो देन इट इज नॉन मेटल। अगर मान लीजिए जो सैंपल हम उस सर्किट में यूज कर रहे हैं और बल्ब जलता नहीं है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है, अगेन इसका बी पार्ट है, यू आर गिवन हैमर, बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर, ये सब आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये तो आपको दे दिए गए थे। ये कह रहा है एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको जो ये मटेरियल दिया गया जिसकी हेल्प से आपको मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो ये कितने यूजफुल हैं, ये जो आपको चीजें दी गई हैं वो कितनी यूजफुल रही आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, the above tests are useful in distinguishing between metals and non-metals as these are based on the physical properties। तो जितने भी अभी हमने ये टेस्ट किए और जिससे हमने मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट किया है, डिस्टिंग्विश किया है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। नो केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट। तो इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं थी, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही यूजफुल और एक इजी मेथड हो गया मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश करने का, अंतर करने का। समझ में आ गया आपको, ठीक है। Now the sixth question says what are amphoteric oxide। amphoteric oxides यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, give examples of two amphoteric oxides। आपको दो उदाहरण भी देने हैं। देखिए, the oxides which show acidic and basic both characters,
ठीक है, यानी ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं, एंड रिएक्ट विद बेस एंड एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर वो जो ऑक्साइड्स हैं वो किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, अगर वो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, बट इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, हमने एक एग्जांपल ले लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है हमने सेम, लेकिन यहाँ पर हमने उसकी रिएक्शन करवाई है एक बेस से, तो यहाँ पर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Now the seventh question says name two metals which displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not। ठीक है, तो हमको दो मेटल बताने हैं जो डायल्यूट जो एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और दो ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। देखिए, मेटल्स विच डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एसिड्स सोडियम एंड पोटेशियम। मान लीजिए कोई एसिड है, उसकी रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम से होती है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट कहता है मेटल्स विच डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एसिड, वो है कॉपर और सिल्वर। ठीक है, तो ये मेटल जो हैं कॉपर और सिल्वर वो हाइड्रोजन को उनके एसिड से डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन 8th, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम, एक मेटल एम है, इसका हम विद्युत जो है अपघटन से हम उसको रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। नाउ व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हमको एनोड की रिक्वायरमेंट होती है, कैथोड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी वो दो रॉड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको हम कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो मेटल एम है तो हम एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा। इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम, देखिए अब यहाँ पर हम जो एनोड काम में लेंगे वो इम्प्योर मेटल एम होगा, है ना। एम जो मेटल है वो इम्प्योर होगा, उसका हम बनाएंगे एनोड, यानी हम उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो वो एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, और एक पतली स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल एम की, उसी मेटल एम की एक पतली सी स्ट्रिप होगी, उसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो वो कैथोड के रूप में काम करेगा, और उसी मेटल का एक सॉल्यूशन होगा उसके सॉल्ट का, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें हमेशा क्या होता है, एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का होता है, वो जो मेटल है इम्प्योर स्टेट में उससे होगा। ठीक है, तब जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो वहां से मेटेलिक आयंस होंगे जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो निकल करके कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, इससे हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है ना। नाउ द 9th क्वेश्चन, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it। ठीक है, he collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure below। तो ये फिगर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक चम्मच में उसने जो है सल्फर लिया, उसको गर्म किया है, एक गैस जो बनती है उसको इस टेस्ट ट्यूब में उल्टा करके उसने इकट्ठा कर लिया। अब देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, उस गैस का एक्शन ड्राई लिटमस पर पेपर पे क्या होगा और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा। एक तो हमको इसको एक्सप्लेन करना है, दूसरा इसका पार्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब जो रिएक्शन होगी वो भी हमको बतानी है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, देयर विल बी नो एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जो गैस है उसका ड्राई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट ऑन मॉइस्ट लिटमस पेपर द गैस विल चेंज इट टू रेड। लेकिन जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उस पर हम वो जो गैस पास करेंगे
ठीक है ना। सल्फर को गर्म करने पर जो गैस मिली थी उसको पास करेंगे तो वो पेपर जो है लिटमस पेपर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और रिएक्शन जो है इस एक्टिविटी में सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इन दोनों टेस्ट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड को ही पास किया है ड्राई लिटमस पेपर पे और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे, ठीक है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगने के लिए आपको दो तरीके बताने हैं। देखिए पहला है ऑयलिंग, ग्रीजिंग एंड पेंटिंग। By applying oil, grease or paint, the surface becomes waterproof and the moisture and oxygen present in the air cannot come into direct contact with iron. तो आप क्या करते हैं कि लोहे की चीजों पर या तो आप ग्रीस लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं या फिर हम उसको पेंट कर देते हैं, तो आयरन जो है, लोहा जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, इससे वो उस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड है गैल्वेनाइजेशन, एक मेथड है गैल्वेनाइजेशन। एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक। आप ध्यान रखना गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को हम जिंक की लेयर से कोट कर देते हैं, है ना। विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इससे क्या होता है कि आयरन जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, इससे जो है उस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये तरीके इसमें हो गए। ये हमारे डेली लाइफ के तरीके हैं जो हम काम में लेते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि नॉन मेटल जो होता है, ठीक है ना, जो अधातु होते हैं वो अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं तो किस टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। हमेशा ध्यान रखें नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो हमेशा एसिडिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पर सल्फर और जो कॉपर है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दोनों ही जो है एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। जब तो अगर इनकी मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो एसिडिक रेन होती है, ठीक है ना। नाउ गिव रीजन। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। क्या कारण है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनती है। ये मेटल हैं और दूसरे मेटल भी तो हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, आपको इनके कारण देने हैं तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक रिएजेंट्स, है ना, एंड अदर रिएजेंट्स, ठीक है। तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो भी रिएजेंट होते हैं, कुछ मॉइस्चर हो सकती है, कुछ गैसेस हो सकती है, उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड दे आर वेरी लस्ट्रस, और इनमें काफी चमक भी होती है। सो दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, इसलिए हम जो है इनकी ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन था कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में क्यों रखते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर। तो ये क्या होते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें इनको केरोसिन में या ऑयल में हमको रखना पड़ता है। तो ये रीजन हो गया इसका, ठीक है। 12th क्वेश्चन के ही सी और डी क्वेश्चन है। सी कहता है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम जो है वो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी वो खाना पकाने के बर्तनों में काम आता है, बनाने के, है ना। एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, आजकल कम काम में लेते हैं, पहले काफी काम में लिया करते थे। और डी है कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम उससे मेटल को निकालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, रीजन देना है। देखिए पहले हम सी को समझ लेते हैं, ठीक है। Aluminium is a reactive metal, but it is used to make utensils used for cooking because aluminium react with oxygen of atmosphere to form aluminium oxide, which is non-reactive, ठीक है, and make a sticky layer over it, which prevents further reaction. तो एल्यूमिनियम वैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम इसके बर्तन बना रहे हैं। क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है पहले
एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उसे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। बर्तन पड़े हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रही है तो वो रिएक्शन करेगा, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जो नॉन रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन नहीं करती है, तो एक नॉन रिएक्टिव लेयर बन गई, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, जब आप खाना पकाओगे उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। नाउ डी, carbonates and sulfide ores are usually converted to oxides because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonate and sulfide, ठीक है ना। कार्बोनेट ओर्स हैं या सल्फाइड ओर्स हैं तो उनमें से डायरेक्ट मेटल को निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वो मेटल कार्बोनेट था तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल सल्फाइड था तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, फिर हम उसमें से मेटल को बाहर निकाल लेंगे या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective on cleaning the vessels, ठीक है। देखिए कॉपर के जो बर्तन होते हैं, ठीक है ना, वो आपने देखा होगा कई बार उस पर एक लेयर बन जाती है, ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, तो उसको हम नींबू से या इमली के जूस से हम उसको साफ करते हैं। तो ये खट्टे चीजें क्यों काम में लेते हैं, है ना, क्या ये क्यों इफेक्टिव है। देखिए copper reacts with moist carbon dioxide in air to form copper carbonate, and as a result copper vessels loses its shiny brown surface forming a green layer of copper carbonate, ठीक है। कॉपर क्या करता है कि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो एक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, तो इससे कॉपर वेसल जो है उसकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। When these types of vessels are cleaned with lemon or tamarind juice containing acid, shining surface again visible, because lemon और जो tamarind juice है वो acidic nature की होती है, यानी उनमें acids हैं। इससे क्या होता है कि वो जो लेयर है वो साफ हो जाती है और जो कॉपर की जो वेसल्स हैं, बर्तन है, वो वापस क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना, एसिड से रिएक्शन होता है इनका, ठीक है। 14th question, differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफरेंशिएट करना है। देखिए metals and non-metals show the following differences in their chemical properties. chemical properties हम देख लेते हैं। mostly the metal react with oxygen to form basic oxides. जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे सल्फर है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एक तो केमिकल रिएक्शन ही हो गया, ठीक है ना। सेकंड देख लेते हैं हम इसमें, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें, थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंशिएट कर लिया मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन इसका आंसर काफी छोटा सा है। अ मैन वेन डोर टू डोर पोजिंग टू बी अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी जाता है कि भाई मैं सुनार हूँ, है ना, घर से गली में घूमता है, घर घर जाता है। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द ग्लिटर टू ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो कहता है कि भाई आपके जो पुराने सोने के जो आभूषण हैं उनकी मैं चमक वापस लौटा सकता हूँ, है ना, काफी चमकीले बना सकता हूँ। एन अनसस्पेक्टिंग हाउसवाइफ गिव अ सेट ऑफ
gold bangles to him which he dipped in a particular solution. एक हाउसवाइफ जो है, महिला जो है, वो अपने चूड़ियां देती है सोने की, तो वो जो सुनार है वो एक पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में उसको डिप करता है. द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक न्यू, एकदम चमक जाती है वो, बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड, लेकिन उनका जो वजन है वो कम हो जाता है काफी. द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? अब काफी बहस होती है दोनों में, फिर वो हार मान लेता है सुनार और वापिस उसको भाई वो चार्जेस जो भी होते हैं उसको दे देता है. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो जो सॉल्यूशन था जिसमें उसने डिप किया था वो सॉल्यूशन था क्या. ठीक है, देखिए, the man must have dipped the gold bangles, which is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, in ratio 3:1. This mixture is known as aquaregia. ठीक है, तो डेफिनेटली गोल्ड स्मिथ जो था, वो जो आदमी था, उसने वो जो चूड़ियां डुबोई थी सॉल्यूशन के अंदर, वो एक्वारेजिया है, जो कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, विच डिसॉल्विंग गोल्ड, दैट इज वाई द बैंगल्स स्पार्कल्ड. एक तो उसमें गोल्ड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, और उसकी जो सरफेस है वो चमकने लग जाती है. ठीक है, ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ गोल्ड देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड. अब गोल्ड उसमें से काफी निकल जाता है तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का वेट भी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. Now, give the reason why copper is used to make hot water tanks, but steel and alloy of iron is not. ये कह रहा है कि भाई कॉपर जो होता है उसका हम हॉट वाटर टैंक बना सकते हैं, लेकिन जो स्टील है, अलॉय है आयरन का, उसका नहीं बना सकते. देखिए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम. कॉपर जो होता है वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है. सो इट इज यूज टू मेक वाटर टैंक्स, इसलिए उसका हम वाटर टैंक बना सकते हैं. बट स्टील है ना, एन एलॉय ऑफ आयरन, स्टील क्या है, लोहे का एक मिश्र धातु है, अलॉय है, इज नॉट यूज बिकॉज द आयरन रिएक्ट विद हॉट वाटर. लेकिन जो लोहा होता है वो गर्म पानी से रिएक्शन करता है. ठीक है ना, तो जो स्टील में लोहा तो है ही है. ठीक है, that is why copper is used to make hot water tanks and not steel. इसीलिए कॉपर का यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने में, स्टील का यूज नहीं करते हैं. चैनल पेज पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी 10th क्लास की, 9th क्लास की, और आपके लिए काफी यूजफुल स्टडी मटेरियल है. हम रेगुलरली वीडियोस अपडेट कर रहे हैं और जो भी कमेंट आते हैं उनके भी हम कमेंट रेगुलर करते हैं. ठीक है ना, तो आप जो है जरूर जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिए. ठीक है, तो काफी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साइंस क्लासेस बाय नामी सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.